नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत में 1 जुलाई यानी कि आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए। लेकिन सवाल यह कि क्या ये नए कानून इंसाफ की राह को आसान कर पाएंगे? क्या कानून की तारीख पर तारीख की धारणा को बदल देंगे? क्या वकील और जज को 2 अलग अलग कानूनों में महारत हासिल करनी होगी? और क्या यह आसान है? पुराने और नए ये दोनों कानून पढ़ने होंगे। साथ ही पुलिस को भी दोनों कानून की गहनता से जानकारी हासिल करनी होगी। सवाल यह भी कि नए कानून क्या इंसाफ की राह में नए भारत की नींव रखने के लिए सक्षम हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है, पूर्णतया जिसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले और अब 3 जो नए कानून हैं वो किस तरीके से बदले गए हैं। शुरुआत करते हैं उनके नाम के साथ ही, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नाम ही है। जरा देखिए, पहले सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता थी, अब वो क्या हो गई? वो हो गई बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अलावा जिसको हम अभी तक आईईए पढ़ते थे यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको अब हम पढ़ेंगे बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हालांकि हम इसको कह सकते हैं आईईए का हिंदी रूपांतरण ही है, क्योंकि इंडियन को भारतीय कहते हैं, एविडेंस को साक्ष्य कहते हैं, एक्ट को अधिनियम कहते हैं। बहरहाल आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसको अब हम कहेंगे बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। इसमें इंडियन को भारतीय कहते हैं, कोड को संहिता कहते हैं, पिनल को दंड कहते हैं, या न्याय का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्या वाकई में नाम बदलने के साथ कानून बदल गए हैं, धाराएं बदल गई हैं? क्या अपराधी के अंदर डर बढ़ गया है? क्या इसके बाद इंसाफ तेजी से होगा? हम मोटे तौर पर आपको यह समझाते हैं कि जो 3 नए आपराधिक कानून, उनमें बड़े बदलाव क्या किए गए हैं। एक बार तेजी से इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि 10 बड़े बदलाव हम आपको बता रहे हैं। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहले सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करनी होगी। तत्काल जो है बलात्कार पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी की तरफ से और पीड़िता के अभिभावक और रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज कराए जा सकेंगे। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर पूरी करनी चाहिए। तीसरे नंबर का जो बड़ा बदलाव है, कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है। इसमें बच्चे को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रख दिया गया और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। नंबर 4, नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नंबर 5, नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिनके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करने या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। नंबर 6 जो बदलाव किया गया, नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। इसके अलावा आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 8, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकती है और इससे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। यानी कि ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, लेकिन अगले 4 दिन के अंदर जाकर आपको वहां हस्ताक्षर करके उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। इसके अलावा गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्रित करना अब मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर 10, लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए जब भी संभव हो, पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट की तरफ से ही दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये मोटे मोटे बदलाव हमने आपको बताए, हालांकि बहुत ज्यादा बदलाव है और उनको कितना असर पड़ेगा ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और बदलाव
बदलाव ये कि 1 जुलाई से जो मामले दर्ज होंगे वो इन नई धाराओं में होंगे और इससे पहले के जो मामले और पुरानी धाराओं में सुनवाई भी वैसे ही होगी। तो क्या जज पूरे तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं? क्या वकील पूरे तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं? क्या पुलिस पूरे तरीके से ट्रेंड हो चुकी है? क्योंकि उनको अब पुरानी धाराओं को भी याद रखना होगा और नई धाराओं को भी याद रखना होगा। इस दौरान यह भी ध्यान रखना होगा कि किस कानून के किस धारा के अंदर क्या बड़े बदलाव किए गए और क्या वाकई में इतना आसान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता ललिता मेहरबाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब और पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोटवाल जी। शुरुआत अनिल गोटवाल जी आपके साथ, क्योंकि जो मामला दर्ज होगा वो पहले थाने से दर्ज होगा। तो जरा ये बताइए कि वर्तमान पुलिस को क्या इसके लिए ट्रेनिंग पहले दी गई है और क्या उनके लिए वाकई में इतना आसान होगा कि पुरानी धाराओं को भी याद रखना, नई धाराओं को भी याद रखना? जब पेशी के दौरान वहां पहुंचते हैं तो पुरानी के हिसाब से पता हो कि भाई कौन सी फाइल में क्या धाराएं पुरानी है और नए केस में नई धाराएं। विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात पूछी है। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, परिवादी को, पीड़ित को राहत पहुंचाने के लिए ये एक कानून में संशोधन और बदलाव की आवश्यकता थी और ये मांग कई समय से उठ रही थी, आज़ादी के बाद उठ रही थी कि अंग्रेज़ों का कानून है वो आज तक नहीं बदला गया है। तो ये तो एक अच्छी पहल है। हाँ, इसके अंदर जो आम नागरिक है, देखिए, उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी भी थाने के ऊपर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। वो अपनी ई-एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। ई-एफआईआर दर्ज कराने का मतलब ये है कि उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सूचना है उसके माध्यम से भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ज्यूरिसडिक्शन का मामला भी खत्म कर दिया गया है। आपको कहीं किसी भी थाने के ऊपर ये नहीं है कि ये ज्यूरिसडिक्शन, तो ये एक आम लोगों की सुविधा, पीड़ित की सुविधा का सबसे पहला जो लाभ है वो है। रहा सवाल आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि भाई थाने के अंदर क्या अलग से एक डेस्क बनाई गई है? क्योंकि इसके लिए डेडिकेटेड आदमी चाहिएगा। हो सकता है एक दिन में 500 शिकायतें आ जाएं एक थाने के अंदर। हाँ, नहीं, ये आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, उसके लिए मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल से पुलिस व्यवस्था के अंदर इस और ट्रेनिंग दी जा रही है और मैं ये मान के चलता हूं कि आज की तारीख के अंदर प्रत्येक पुलिस स्टेशन, प्रत्येक सीनियर ऑफिसर, जो वृत्ताधिकारी है, जो एडिशनल एसपी है, एसपी है, जिलों के अंदर सब तैयार हो गए। यहाँ पर उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया और पुलिस मुख्यालय स्तर के ऊपर इसमें काफ़ी आम जनता के लिए वो ट्रेंड है। और ये है कि उसके अंदर आपके पास एक एसओपी तैयार करके दी है पुलिस स्टेशन को कि ये दर्ज होगा तो ये संहिता लगेगी, ये धारा लगेगी और एक हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज की तारीख में यदि कोई थाने पे जाएगा तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी। ठीक है, ए.के. जैन साहब, क्योंकि दूसरा नंबर आता है वकील का सर, क्योंकि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस धारा में मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसमें उसको सिर्फ इंसाफ चाहिए। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इससे इंसाफ आसान हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना गलत है कि सारे कानून अंग्रेजों के ज़माने के थे, अब बदले गए। दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे अब नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया है, वो वर्ष 1973 में बदलकर पूरी की पूरी नई लाई गई थी। इसलिए ये बदलाव तो होता रहता है, परंतु प्रश्न ये है कि धारा यानी भारतीय न्याय शास्त्र, जिसको भारतीय दंड संहिता से बदलकर नाम किया गया है, उसमें वर्तमान में धारा 358 के करीब धाराएं जोड़ी गई हैं, जो पहले 511 थी। अब इस पूरी धाराओं को देखें, पूरे अपराधों को देखें, तो मुश्किल से 10 नए अपराध जोड़े गए हैं या उनकी परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया है। बाकी की बाकी सारी धाराएं, सारे अपराधों की परिभाषा वो की वही है जो भारतीय दंड संहिता में थी, सिर्फ उनका विन्यास बदल दिया गया है। जो बाद में थे उनको पहले कर दिया गया है, जो पहले थे उनको बाद में कर दिया गया है। जो धाराएं, जो अपराध वहां समाप्त हो चुके थे और जिनकी धाराएं अभी भी बोल रही थी, उनको हटा दिया गया है। न तो परिभाषाओं में कोई मूलभूत परिवर्तन आया है, न अपराध की परिभाषाओं में मूलभूत परिवर्तन आया है। आप ये कह रहे हैं चैप्टर बदल दिए गए अंदर और दूसरा जल्द बदल दी गई है, जल्द बदल, और धाराओं के विन्यास बदल दिए। कुछ जो धाराएं, जैसे आतंकवाद की धारा नहीं जोड़ दी गई है,
राजद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया गया, उसको और अधिक कठोर बना दिया गया है, जिसमें प्रॉमिस टू मैरिज पर रेप, जिसके बारे में जजमेंट थे, कंफ्यूज डिफरेंट जजमेंट थे, उसको एक अपराध बना दिया गया है। कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा को एक अपराध, एक दंड के रूप में मान्यता दे दी गई है। एक्सीडेंट के मैटर्स में अगर सूचना दिए बिना जाएं तो उसको एक अपराध बना दिया गया, जो अभी लागू नहीं किया है। जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है, उस नोटिफिकेशन को रोक लिया गया है। तो ऐसे कुछ चेंजेज दंड संहिता में, न्याय शास्त्र में किए गए हैं। जहां तक प्रक्रिया का मामला है, प्रक्रिया के मामले में कुछ बदलाव, अच्छे बदलाव जैसे किए गए हैं, जैसे 45 दिन में निर्णय सुनाने का, 7 दिन के अंदर चार्ज सुनाने का, और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साक्ष्य लेखबद्ध करने का, EFIR का। परंतु इनमें ज़्यादातर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार पहले से ही जोड़ी जा चुकी थी। बाबा आसाराम और फलारी बाबा के मामले में जो सजाएं हुई हैं, उनकी FIR राजस्थान में दर्ज नहीं हुई थी, उनकी 0 FIR दर्ज होकर आगे आई थी। और इसमें जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक जो FIRs का है, वो चालू किया था प्रयोग के रूप में, पर इसको अब कानूनी जमा फैला दिया गया है। ये भी एक अच्छी बात है, पर इसके लिए पूरे विन्यास को बदलने की जरूरत नहीं थी। परंतु इसके अलावा और कोई एक बेसिक परिवर्तन इसमें नहीं। हाँ, सरकारी अधिकारियों को जरूर ज्यादा प्रोटेक्शन दे दिया गया कि उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लेने से पहले उनके वरिष्ठ अधिकारी से वो मांगा जाए, अनुमति, शपथ पत्र मांगा जाए। मतलब जो ऑलरेडी अभियोजन की स्वीकृति मिल जाती है, प्रोटेक्टेड अभी भी नहीं मिलती है। प्रोटेक्टेड जो लोग हैं उनको FIR दर्ज करने से पहले तो FIR दर्ज करने से के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत नहीं थी, पर अब एक उसको और साथ में पुलिस को और पावर दे दी गई है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये था कि भाई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको FIR दर्ज करनी। अब ये छूट दे दी गई है कि 14 दिन तक हम जांच करेंगे, उसके बाद हमारी इच्छा होगी तो दर्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये पुलिस की पावर को अतिरिक्त रूप से बढ़ा दिया गया है। उदाहरण के साथ समझाइए सर, किस किस तरीके के अपराध? पहले मामलों में संज्ञेय अपराध, जो भी मामला अपराध है था, जैसे सर कॉग्निजेबल ऑफेंस, चाहे मारपीट का हो, जिसमें कोर्ट प्रसंज्ञान ले लें, तो उसमें ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर प्रथम दृष्टया कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए। और कुछ मामलों में उन्होंने छूट दी थी कि इन मामलों में ये प्रारंभिक जांच कर। अब ये छूट दे दी गई है कि 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हैं और उसके बाद FIR दर्ज कर। ठीक है विकास सोमानी जी, भाई बहुत अच्छा किया है, नवाचार होने चाहिए, लेकिन क्या वाकई में इसके बाद हम, क्योंकि आम आदमी को सिर्फ एक चीज चाहिए, उसको चाहिए मिनिमम टाइम में इंसाफ मिल जाए। क्या इससे कम वक्त में इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि जुडिशरी में एक लंबी चौड़ी वैकेंसी है। अब जब वहां कानून के तहत जब केस जाएंगे तो पुरानी धाराएं, नई धाराएं, ये सब एक ही जज को संभालनी है। हो सकता है एक केस आए उसमें पुरानी धाराओं पर जिक्र हो, दूसरा केस आए उसमें नई धाराओं पर हो, और अभी भी 20-20 साल केस चलते हैं सर। विजेंद्र जी, ये 140 करोड़ जो देश की जनता है उनको समर्पित कानून है, उनके अधिकारों की रक्षा है। जहां तक ए के जैन साहब भी सुन रहा था, कह रहे थे कि पुलिस के अधिकार बढ़ गए हैं, पुलिस के अधिकार नहीं बढ़े हैं, वरन 3 साल से जो कम सजा है उसमें वो गिरफ्तारी से पहले बड़े अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, वैसे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। दूसरा विषय ये कहना चाहूंगा कि 3 से 7 साल तक की, 7 साल से जो ऊपर की सजा है उसमें फोरेंसिक और उसमें जो है कि वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। तो कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं, और आप देखें बच्चों और महिलाओं की रक्षा के लिए उनको पहले अवधाराओं में जोड़ा गया है, और मॉब लिंचिंग की जो अब तक जो सजा उसको मृत्यु दंड तक की उसमें वो प्रावधान किए गए हैं। 7 साल से लेकर सजा को बढ़ाया गया है। और आप देखें कि बलात्कार की घटना में 20 साल की सजा, और माइनर से बलात्कार होता है तो मृत्यु दंड तक की उसमें सजा। अच्छा, आपने मॉब लिंचिंग का जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं तो अब ये कि 5 अगर आदमी एक ही मंशा से किसी को मारते हैं तो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में। पहले क्या था? जाति, भाषा, वर्ग और क्षेत्र के अनुसार अगर इस तरह का जो कि एक उसको सामुदायिक दंड मतलब स्वरूप देने की कोशिश करते हैं, या राष्ट्र, मतलब आप देखिए इस तरह का जो 5 जनों से जो घटना की जाए उसमें एक प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं था। दूसरा प्रावधान मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आतंक अपराधी है वो लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति करता आ रहा है, उसके लिए जो 43(3) में जो एक हथकड़ी लगाने का प्रावधान था वो पूर्व में बंद कर दिया गया था, उसके कमलेश कुमार बनाम दिल्ली सरकार को चलते। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो अनुच्छेद 21 के तहत कि स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हुए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब अगर वही अपराधी बार बार अनवरत रूप से अपराध करता है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर हथकड़ी लगाई जा सकती है, क्योंकि अपराध को जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उस अपराध पे लगाम लगाने के लिए कि 90% से अधिक कन्विक्शन हो, तो मान्य गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को कहा। तो बस कचहरी ले जाते वक्त और कचहरी से लाते वक्त ना, बस यही तो हथकड़ी, या उसको गिरफ्तार करते वक्त हथकड़ी, बस इतना ही ना। देखिए विजेंद्र जी, जिस तरह का कि कई बार गिरफ्तार होने के बाद आतंक अपराधी वहां से हथकड़ी से फरार हो रहे, कई जगह आप देख रहे हैं कि
गिरफ्तारों के बीच में जो जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं, पुलिस के सामने बड़ा क्राइम हो रहा है, ये एक जघन्य विषय था जिसके लिए माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम आदमी को न्याय मिल सके और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके, ये दंड के लिए नहीं। सर मुझे जो सबसे ज्यादा सुकून मिला, मुझे मिला कि अब राजद्रोह नहीं होगा, अब जो भी होगा वो देशद्रोह नहीं। आपको लेकिन मैं आपसे क्योंकि राज नहीं है ना, किसी का राजा नहीं चल रहा है, तो ये बताइए राजनीति क्या बदलकर देश नीति हो सकती है? राजनेता बदलकर क्या देश नेता हो सकते हैं? देख, आपको मैं विजेंद्र जी एक बात करना चाहूंगा कि राजद्रोह है और राष्ट्रद्रोह की जो धारा थी, जहां संप्रभुता अखंडता के लिए ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, उसके अंतर्गत गांधी हो चाहे तिलक हो चाहे जो है अंदर जेल गए और उनको राष्ट्रद्रोह में अंदर किया गया। लेकिन अब देश आजाद हो चुका है, भारतीय संस्कृति और भारतीय लोकाचार के चलते हुए कि यहां पर भारत की अखंडता और संप्रभुता को जरूर उसमें उल्लेख किया है कि जो उसको राजद्रोह के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस कानून में अभी एक बात अभी के जैन साहब और कह रहे थे कि धाराओं में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि गृह अत्याचार गृह बंधन के मामले में आप देखें कि 442, 445 और 447 तीनों धाराओं को एक कंपाइल करके धारा 380 बीएनएस में कर दी गई है। तो कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत सर कितनी 358 कितनी अपराध को सुनिश्चित किया जा सके। 358 में से 10-15 ही हैं जिनको बदला गया है, बाकियों का क्रम बदल दिया गया। देखिए महिलाओं और बच्चों पे जो इतने अपराध हो रहे थे उन पे सजा बढ़ाई गई और सजा बढ़ाने के साथ देखिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई 10 से ज्यादा ऐसी नहीं है जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं। आप बताइए कितनी नई धाराएं? मैं आपको विजेंद्र जी और बताना चाहूंगा कि सर बताइए ना कितनी बता रहा हूं, आप सुने 88 धाराएं ऐसी है जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है और 33 धारा ऐसी इसमें सजा बढ़ाई गई है। 2 हो गई सर। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 10 से ज्यादा धाराएं हैं क्या जो नहीं जोड़ी गई हैं सर, क्रम बदलने के अलावा? देखिए क्रम सजा का प्रावधान कर दिया, कहीं जहां स्पष्ट मृत्यु दंड की प्रावधान नहीं था वहां स्पष्ट मृत्यु दंड कर दिया गया। और एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो कि कहा गया है कि न्याय में देरी न्याय नहीं मिलने के समान है, उसको प्राथमिकता देते हुए कि अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सारे प्रावधान तक सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं तो 3 साल के अंदर उसका फैसला आ जाएगा। तो आप विजेंद्र जी ये बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का केस हो, कोई भी केस हो, 3 साल के अंदर उसमें जो भी सजा होगी या जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा, 20-20 साल तक नहीं चलेंगे। देख हाँ, बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं विजेंद्र जी, एक बात और कहना चाहूंगा आपको। साहब क्या एक लाइन और सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप मुझसे पूछना। एक लाइन और इसी पर मैं प्रोग्राम कर रहा था कि भाई नए कानून विजेंद्र जी एक बात की राह को आसान करेंगे। एक एजेंट साहब 3 साल में मैक्सिमम। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि ये मान ली ये प्रावधान किया गया कि 3 साल में मुकदमे का निस्तारण हो जाना चाहिए। ठीक है। अभी वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता में भी ये प्रावधान है कि जिस दिन सुनवाई शुरू है उससे दिन प्रतिदिन सुनवाई हो और जिस दिन तक मामला नहीं निपटे तब तक दिन प्रतिदिन सुनवाई हो, परंतु दिन प्रतिदिन सुनवाई होती नहीं है और 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या ये आज्ञात्मक प्रावधान नहीं है कि 3 साल के अंदर अगर मुकदमा तय नहीं होगा तो या तो मुकदमा बंद कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। एक मिनट सुन ले, निश्चित रूप से यदि आप या तो निश्चित प्रावधान करें कि 3 साल में अगर मुकदमा निस्तारित नहीं होता तो राज्य के इन अधिकारियों या ये जज या ये प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या ये पुलिस ऑफिसर दोषी होंगे, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। टाइम लिमिट दी गई है। टाइम लिमिट आज क्या है सर? 3 साल में सारी छुट्टियां हटाकर ग्रीष्मकालीन अवकाश हटाकर या बस 3 साल? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, चेक्स के मामले में कानून है कि 6 महीने में प्रकरण का निस्तारण हो जाना चाहिए, परंतु 10-10 साल तक आज भी निस्तारण नहीं हो रहा है। और जब तक आप पक्का कानून नहीं बनाएंगे, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। वेलकम करिए इन कानून का। देखिए मैं तो कहना चाहूँगी कि जो मूलभूत चेंज करने चाहिए थे उनको वो नहीं हुए हैं। और जैन साहब ने जैसे बताया, जैसे मैम जैसे केवल उनका क्रम ही चेंज किया गया है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें चेंज करनी चाहिए थी वो नहीं किया। जैसे और आज भी कंफ्यूजन इतना है कि जैसे बता रहे हैं कि पुराने दोनों तरह की फाइलें चलेगी, नए कानून आज से लागू हो गए, नई धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी, पुराने भी सुनाए जाएंगे, मतलब उनकी भी सुनवाई होगी। तो मतलब ये कंफ्यूजन वाली स्थिति की कैसे क्या किया जाएगा। और तो मैम हर कानून के साथ होता है, जिस दिन से वो कानून बनता है उस दिन से वो लागू होता है। लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी में कानून लागू किया गया, पहली बात तो इसमें डिस्कशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। संसद में किसी भी तरह की कोई बहस नहीं हुई, कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए था क्या आ रहा है। मैं बात करना चाहूंगा कि 9 घंटे 29 मिनट तक तो लोकसभा में बहस हुई है और 6 घंटे 17 मिनट तक राज्यसभा में बहस हुई है और लगभग 2020 से लगातार ये इस पे सुझाव लिए जा रहे हैं। उसके जब बहस हुई नहीं है इसके अंदर
तो फिर आपने अरे उसके बहस बाद तो हुई है, लेकिन उसके बहस बाद तो लागू हुई है, कर दिया 2020 से लगातार आनंद इस पे फानंद अध्ययन में किया जा लागू रहा है। कर दिया है, इसको किया गया। आप बताते तो सही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप व्यवस्था कर रहे हैं 3 साल में निर्णय हो जाएगा, ये कैसे होगा निर्णय? मैं तो मेरी बात सुन रहे आप, 3 साल में डिसीजन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो जाएगा, होगा कैसे? होगा कैसे ये बताइए, व्यवस्था ही बताइए। समझ जारी नहीं होते, गवाह आते नहीं है, आप डीएनए रिपोर्ट नहीं आती, एफएसएल रिपोर्ट के संबंध में क्या प्रावधान है आप बताइए। उसी के लिए तो है कि 7 दिन में मेडिकल की रिपोर्ट आएगी, 7 दिन में फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, ये कानून उसी के लिए है। आप इसको पढ़ेंगे तो उसी लिए आप अगर आप देखें जो कानून पहले जो लागू हैं उनमें भी सब में प्रावधान है, लेकिन कहीं भी जब सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं, कभी कोई रिपोर्ट टाइम से आती नहीं है। आप पोक्सो में देखिए, आप एक टाइम लिमिट दी हुई है, लेकिन कभी भी ये बात विजेंद्र जी, मैं मैडम को एक बात कहना चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं कि टाइम पे रिपोर्ट नहीं आती है, ये रिवोल्यूशनरी है, ये टेक्निकल और डिजिटल का ज्यादा अच्छा है कि वो चेंज करते हैं। प्राइमरी एविडेंस किया है कि रिकॉर्डिंग वगैरह को इनको साक्ष्य के रूप में माना जाएगा और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी गवाह को सुरक्षा भी दी जाएगी ताकि ट्रायल आगे बढ़ सके। जुडिशरी में वैकेंसी कितनी है? देखिए जुडिशरी में जैसे हाई कोर्ट के लेवल पर भी सारे हिंदुस्तान में लगभग 25 से 30% पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है। आजकल एक एक कोर्ट के ऊपर 1,000 केसेस से ज़्यादा का बर्डन है, जबकि जो आइडियल केस ये है, जैसे आप ब्रिटेन में जाएं, अमेरिका में जाएं, तो वहाँ 50 या 100 केस होते ही नई कोर्ट ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है और उसका केस के निस्तारण तक किया जा सकता है। अगर आप कानून में संशोधन करते रहेंगे, अब आज जैसे आप फॉरेंसिक की बात कही, फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स में अभी भी इसमें प्रावधान ये किया कि 5 साल का समय दिया गया है कि 5 साल के अंदर अंदर ये कर दिया जाएगा कि 7 साल के बड़े अपराधों में होते ही फॉरेंसिक लैब तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि हर जिलों पर फॉरेंसिक लैब या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। तीसरी चीज, 1 मिनट सुन लें तो मान लीजिए, 1 मिनट सुन लें। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए जैसी बात कही है कि सब ये 7 दिन में मेडिकल रिपोर्ट आ जानी चाहिए, अगर 7 दिन में नहीं आती है तो इसका लाभ किसको मिलेगा? मुलजिम को। ठीक बात है। तो आप न्याय की जगह अन्याय हो जाएगा परिवार के साथ। तो इसलिए इनमें अगर वो अनिवार्य में तो होगी ना, अनिवार्य है, पर मैं कह रहा हूं उसमें यह प्रावधान नहीं किया गया कि अगर रिपोर्ट नहीं भेजी गई है तो रिपोर्ट नहीं भेजने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कानून बना दें, उसमें लागू करें। पहले ऐसे होता था, पहले इसीलिए 20-20 साल लगते थे, इसीलिए 20-20 साल लगते थे। अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो सही परिवर्तन लेकर आए। कोई भी ऐसा नहीं है, पहले तो सुनिए, जो ये कह रहा है कि गलत है, कोई भी ये नहीं है जो ये नहीं कह रहा है कि रिवोल्यूशनरी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी आपने ली हैं चीजें, उसमें अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा लिखा है तो क्या होगा, ये नहीं लिखा है। देखिए 22.5 लाख के लगभग जो इससे जुड़े हुए लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है। और आप, मैं बताना चाह रहा हूं, इस बात को स्पष्ट रूप से करना चाह रहा हूं, जब घटना के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग और सब घटनाओं का एक अनवरत रूप से चला जाएगा। और आप बताइए, चाहे 50,000 पेज की चार्जशीट हो, चाहे 1 लाख पेज की चार्जशीट हो, सब डिजिटल रूप से आएगी। अभी सबसे बड़ा जो एक मैन पावर लगी हुई थी वो दस्तावेजों को इधर-उधर करने में, फोटोकॉपी करने में, वो बहुत बड़ी मैन पावर इससे फ्री होगी। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि समय समय पे आदेश तो सुप्रीम कोर्ट भी करते रहे हैं और हाई कोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन उनकी पालना कितनी होती है कि जैसा आप जानते हैं, क्योंकि सीबीआई बनाम सत्येंद्र कुमार अंटिल में भी कहा चार्जशीट समय पेश होनी चाहिए, नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो प्रावधान इसको टाइम लिमिट में किया गया और जिस तरह के इसमें स्पष्ट प्रावधान दिए गए, उसमें समय सीमा में तय करना अति आवश्यक होगा। ये आपने अच्छी चीजें बताई और वाकई में अच्छी चीजें हैं, लेकिन बस अब ये हो कि पेन ड्राइव क्रैश ना हो जाए, मूल साक्ष्य की हार्ड ड्राइव क्रैश ना हो जाए। अनिल कोटवाल जी, क्योंकि इसमें एक और अच्छी चीज है, उसमें अच्छी चीज यह है कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसकी घर से ही गवाही हो सकती है, पेशी भी हो सकती है। अगर कोई 60 साल से ऊपर है उसकी भी गवाही हो सकती है। ये तो एक अच्छे नवाचार है ना कि भाई आप ऐसा ना हो कि वो आ नहीं पाए तो चलिए अगली तारीख है, घर बैठकर आराम से गवाही दे सकते हैं और वो मान्य होगी। बिल्कुल सही है ये विजेंद्र जी। हमारे पुलिस के सामने भी सम्मन वारंट की तामील के लिए व्यक्ति को वहाँ कांस्टेबल को जाना पड़ता था, तामील करा के आना पड़ता था। कई बार जो दिव्यांग ही नहीं, आम आदमी भी कोई कार्य से अगर व्यस्त है और वो एविडेंस देना चाहता भी है तो भी उसको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था की है, आप किसी भी अदालत में जाके, किसी भी एक कलेक्ट्रेट के वीसीआर सेंटर पे जाके अपनी अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी पेशी पता कर सकते हैं, अपने पेशी के बारे में गवाह सम्मान। अब आप देखिए कि पिछले कानून में पीड़ित और गवाह को कॉपी नहीं मिलती थी, अब ये दिया गया कि भाई आपके न्याय के लिए आपको। मैं गोठवाल साहब की एक बात और कहना चाहूंगा,
कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS के जरिए अभी FIR वगैरह सब ऑनलाइन रहती है और सिस्टम जितना भी चाहे चार्जशीट हो सब धीरे धीरे ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा अधिकतर समय जो एक परिवादी को लेकिन आवश्यकता होती क्योंकि है, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, लेकिन एक सवाल और विकास, क्योंकि भाई अभी तक तो दस्तावेजों को रखा जाता था कहीं पर, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए जो एविडेंस आएंगे उनको हम कैसे रखेंगे, कैसे उसको हम सेव रखेंगे, क्योंकि जुडिशरी में तो वो चाहिएंगे ना हमेशा के लिए। देखिए वो कैसे रहेंगे इस न्याय प्रणाली के लिए? आप देखें कि संविधान के अनुच्छेद 8वीं जो अनुसूची है जिसमें विभिन्न भाषाओं का जो उल्लेख दिया हुआ है उसमें इस न्याय की भाषा भी सम्मिलित होगी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो डेटा अभी हमारा देख ले, कहीं बैंकिंग देखे, डिजिटल देखे, कई चीज चल रही है ऑनलाइन सिस्टम, उतनी हैकिंग भी तो बढ़ती है ना ललिता जी। क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस को? क्योंकि गिना नहीं पा रहे हैं कोई भी कि भाई इन कानून की जरूरत नहीं थी और इससे न्याय त्वरित होगा, क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए निश्चित रूप से सही है, क्योंकि पहले तो इस तरह का, मैंने पहले भी यही बात बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का पहले तो वो व्यवस्था कर रहे हैं उसकी, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि पहले जब मकान भी बनाते हैं तो पहले कॉपी के ऊपर एक पूरा लेआउट तैयार होता है ना, उसके बाद काम शुरू होता है, या सीधा मकान पहले आ जाता है? देखिए सर, मैं वही तो बोल रही हूँ कि लेआउट बताए तो सही। राजस्थान में कितनी व्यवस्थाएं, कितने थानों में व्यवस्थाएं हैं कंप्यूटर की, और कितने पुलिस वाले एक्सपर्ट हैं, वो तो हमें प्रैक्टिकल पता है। जो है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उनको सबको पता है कि वास्तव में हकीकत क्या है। पहले आप धरातल तो मजबूत कीजिए, उससे पहले आपने लागू कर दिया, थोप दिया, ऐसी क्या जल्दी थी? एक लाइन आप पहले तैयार कर देते। प्रदेश के अंदर और देश में पुलिस के कितने पद खाली हैं? देखिए अभी जो पिछली थी करीब 9% वैकेंसीज का हमारे पे दबाव था कि 9% वैकेंसीज खाली, यानी 1 लाख पद है तो 9,000 पद खाली है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी कह चुके, नियुक्ति अति शीघ्र की जाएगी। चलिए शुक्रिया, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। नए कानून का वेलकम कीजिए, क्योंकि अब जो भी आपको इंसाफ मिलेगा वो नए कानून के हिसाब से ही मिलेगा। और इन सब के बीच ये भी सच है कि नए कानून आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान करेंगे, लेकिन क्या न्याय की राह जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में 3 साल के अंदर फाइल को क्लोज करके पीड़ित को न्याय दे दिया जाएगा और जो गुनहगार है उसको सजा दे दी जाएगी। अगर इसको वाकई में किया जाता है तो ये एक रिवॉल्यूशनरी फैसले, रिवॉल्यूशनरी कानून जो न्याय प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय की राह को प्रशस्त करेंगे। नमस्कार। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है, पूर्णतया जिसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है।